मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पढ़ने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय। आप इसे शायद पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे और इसे इस कक्षा के माध्यम से और अच्छे से जानेंगे कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। दोबारा से एक बार मैं इसको अपनी भाषा में बता दूं आपको कि जो हमारी भाषा है, अगर हमें कोई नया शब्द बनाना है तो हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्दांश हैं, शब्दों का अंश है, जिसको या तो हम शुरू में लगा दें या फिर आखिर में लगा दें, तो एक हमारा नया शब्द बन जाता है। ठीक है, इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है, अर्थात उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी, सम जोड़ने पर हमें क्रमशः, देखिए हार के साथ मैंने आ जोड़ दिया, पहले क्या बन गया, आहार बन गया। प्र के साथ मैंने हार बाद में जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रहार बन गया। वी के साथ मैंने बाद में विहार बन गया। ठीक है, शब्द हमें प्राप्त होते हैं जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार, हार का मतलब क्या होता है, पराजय। ठीक है, और दूसरा अर्थ क्या होता है इसका, फूलों की माला। लेकिन यहाँ पर बन क्या गया था हमारा, आ के साथ ही आहार बिल्कुल ही अलग हो गया। देखिए, अ प्लस हार आहार भोजन, प्र प्लस हार प्रहार चोट, वी प्लस हार विहार, विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। क्लियर। अब बात करते हैं उपसर्ग की। अभी तक बात की थी हमने कि शब्दांशों को आगे लगाकर शब्द बनाना, शब्दांशों को पीछे लगाकर शब्द बनाना। ये तो हमने केवल एक सीखा कि शब्द नए हम कैसे बना सकते हैं। अब उपसर्ग की बात करते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू मतलब आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हमने अभी पढ़ा ही था कि जो कुछ हमने शब्दांशों को पहले लगाया था, तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि किसी शब्द से पहले कोई शब्दांश लगाकर एक नया शब्द बनाने को ही हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उन्हीं शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, जो किसी शब्द से आगे लग जाते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ उपसर्ग लिखे हुए हैं, मूल शब्द लिखे हैं और नए शब्द हमने क्या बनाया। देखिए परा, और मूल शब्द क्या था, जय। मूल शब्द क्या होता है, जो हमारा मेन वर्ड होता है, वो हमारा मूल शब्द जो है उसके साथ हमने उपसर्ग लगा दिया परा। जय का मतलब होता है जीत, और फिर नए शब्द हमने क्या बना दिया, पराजय। अब क्या हो गया, हार हो गई, पूरा परिवर्तित हो गया शब्द हमारा। ठीक है, ऐसी आ के साथ गमन, हमने मूल शब्द के साथ आ उपसर्ग का प्रयोग किया और हो गया क्या, आगमन। वहाँ जाना था और यहाँ आना हो गया। अप के साथ मान, का मान मूल शब्द है, उपसर्ग है अप, और हमने नया शब्द बना दिया अपमान। आप देख रहे होंगे कि जो मूल शब्द है उससे पहले उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगेंगे, वो शब्दांश शब्द से पहले लगते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, ऐसी आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। देखिए, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं और विदेशी उपसर्ग हैं। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। आपने तत्सम तद्भव अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी में जो आ गए हैं तत्सम उपसर्ग उन्हें कहा जाता है। जैसे अति, अति के साथ हमने आचार लगाया दिया, अत्याचार। इसमें थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि हमें थोड़ा सा संधि भी आना चाहिए। ठीक है, आगे दुर प्लस लब, दुर्लभ। कुछ और शब्द देखिए लिखे हुए हैं,
इनसे अतिरिक्त भी होते हैं, मैं इस स्लाइड में सारे नहीं दे पाया हूँ, ठीक है। केवल प्रैक्टिस के उद्देश्य से मैंने इतना डाला है इसमें। जैसे उपसर्ग देख लीजिए, आ के संग, आ का मतलब है अभाव या नहीं, अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय, ठीक है। अव्यय, व्यय, व्यय के साथ क्या लगा दिया, अव्यय हो गया। अंतर, ऐसी देख लीजिए आप, अंतर उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। सभी के साथ मैंने यहाँ पर उपसर्ग शब्दांश का मतलब उपसर्ग का प्रयोग करके एक नया शब्द बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में देखिए जैसे संस्कृत के थे, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अध प्लस जला, अध जला, कु प्लस चाल, कुचाल, बिना प्लस मांगे, बिन मांगे, ठीक है। उपसर्ग और नए शब्द, अर्थ मैंने इसलिए दे दिया कि इन उपसर्ग का कुछ अर्थ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इन अर्थ को इतना विशेष ना देखें आप, ये तो सिर्फ इसलिए है कि एक जो आप आगे नए शब्द बना रहे हैं उसके अर्थ को भी पहचान सकें, ठीक है। जैसे अनपढ़, और अन का अर्थ क्या था, अभाव, और पढ़ का मतलब आप जानते हैं, पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा, ठीक है। तो अनपढ़ का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उसका अभाव है उसमें पढ़ाई का, ठीक है। तो इसलिए इनको अर्थ भी लिखा हुआ है। अध, अध किला, अध जला, 59, 29 नए शब्द बन गया, ठीक है। इसी तरह से उपसर्ग हैं ती, नी, भर, दू, बिन, ठीक है। देखिए यहाँ मैं अगर बात करूँ परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ परीक्षाओं में 2-3 तरह से प्रश्न आते हैं। या तो आपको एक शब्द लिखा हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। उपसर्ग और मूल शब्द मतलब कि उपसर्ग उसमें लगा हुआ है, आपको उनको अलग अलग करना है, उसका मूल शब्द को अलग करना है जो उसमें मेन वर्ड है, और आपको उपसर्ग जो लग रहा है उसको अलग लिखना है। क्लियर। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको उपसर्ग दे दिया और एक उपसर्ग मतलब शब्दांशों का अंश दे दिया, शब्दांश दे दिया, आपको शब्दों का अंश दे दिया, और आपसे कह दिया गया कि इस उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए या 3 शब्द बनाइए, ठीक है। जैसे दे दिया आपको परीक्षा में कि अन उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए, तो आपको क्या बनाना है, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, ठीक है। तो इस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए बहुत से ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जैसे न समझ, हम सफ़र, हम दम, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप ये ना सोचें कि सर आपने तो इतने तरह के उपसर्ग बता दिए, इनको याद कैसे करेंगे, ठीक है। केवल बेटा आपको यहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको विदेशी, संस्कृत, हिंदी उपसर्ग से कोई मतलब नहीं इतना, ये तो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि शब्द हमारे कहाँ कहाँ से लिए गए हैं उपसर्ग, ये इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया है। आपको बस इतना याद रखना है कि परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको सभी उपसर्गों की जानकारी हो और सभी उपसर्गों से आपको शब्द बनाने आने चाहिए, तभी आप उपसर्ग कर सकते हैं। और इसके करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इसके प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इसकी शब्द बनाने की कोशिश करेंगे आप, उतनी आप उपसर्ग को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ये परिभाषा, ये जो सब लिखी है थ्योरी, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग क्लियर हो गया होगा आपको, आशा करता हूँ मैं। आगे प्रत्यय देखेंगे। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं। वहाँ क्या था, उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। सिर्फ इतना सा अंतर याद रखिएगा कि उपसर्ग जब भी आपके दिमाग उपसर्ग की बात आ जाए तो सोच लीजिएगा कि शुरुआत, और जैसे ही प्रत्यय की बात आ जाए तो बाद में शब्द के, ठीक है।
जैसे पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, प्लस ईय मैंने लगा दिया इसके साथ क्या, प्रत्यय, ठीक है, शब्द का अंश लगा दिया ईय, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो नया शब्द क्या बन गया, पर्वतीय, ठीक है। कीमत में ती जोड़ दिया, कीमती, लेख के साथ इत प्रत्यय जोड़ दिया, लिखित, ठीक है। प्रतिभा प्लस वान, प्रतिभावान, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे। प्रत्यय में देखिए दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, ठीक है। जैसे आवट, गिर के साथ मैंने लगा दिया आवट, तो गिर के साथ जब आवट लग गया क्या बन गया, गिरावट, ठीक है। मैं नीचे बात कर रहा हूँ जो मैंने अन्य हिंदी के कृत प्रत्यय दिए हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। और आवा, आवा किसके साथ लगा दिया, बुला के साथ, बुल के साथ, बुलावा, ठीक है। दिखावा, पहनावा, आहट, घबराहट, मुस्कुराहट, ठीक है। आऊँ, बिकाऊँ, चलाऊँ, खाऊँ, ठीक है। आकू, पड़ाकू, उड़ाकू, लड़ाकू, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। इन प्रत्ययों को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे और उससे जो शब्द बन रहे हैं उनको ध्यान से देख लेंगे। संस्कृत के कृत प्रत्यय, संस्कृत के कौन कौन से कृत प्रत्यय हैं आपके, अन, गमन, नमन, जलन, पठन, लेखन। अन से हमने बनाया गमन, गम के साथ अन लगा दिया, गमन, ठीक है। अनीय, पूजनीय, पूजन, अनीय, ठीक है। पठनीय, गमनीय, दर्शनीय, या के साथ देय, पेय, गेय, अजय, ठीक है। स्थ के साथ निकष्ट, गृहस्थ, दूरस्थ। क्लियर। आपको केवल प्रत्यय या उपसर्ग की प्रैक्टिस करनी है, उससे नए नए शब्द बनाने की कोशिश करनी है। आप जितने शब्द बना लेंगे, जितना कोशिश कर लेंगे, उतना आप प्रत्यय उपसर्ग को क्लियर कर सकते हैं। क्रिया की धातु, देखिए सेकंड है तद्धित प्रत्यय, मैं अभी बात कर रहा था फर्स्ट कृत प्रत्यय, सेकंड है तद्धित प्रत्यय। क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस कोटि के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जैसे महंगा प्लस आई, महंगाई, जोश प्लस इला, जोशीला, कथा प्लस कार, कथाकार, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। हिंदी के तद्धित हैं कुछ, आप इन्हें देख लीजिएगा। मैंने सारे तो नहीं ऐड किए हैं इसमें, कुछ लिख दिए हैं जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स में आप ज़रूरी नहीं है कि उसकी थ्योरी लिखें, आप केवल शॉर्ट में या अपनी भाषा में लिख सकते हैं। वैसे मैंने भाषा को बहुत सरल तरीके से इसमें डाला है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए आ, भूख के साथ क्या लगा दिया, आ, क्या बन गया, भूखा। प्यास के संग क्या लगा दिया, आ, प्यासा। ठंड के संग आ लगा दिया, क्या बन गया, ठंडा। घन के साथ क्या लगा दिया, आ लगा दिया, क्या बन गया, घना, ठीक है। आऊँ, आऊँ के साथ क्या लगा, उपजाऊँ, दिखाऊँ, बिकाऊँ, ठीक है। कार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, शिल्पकार, ठीक है। तो इस तरह के आपको प्रत्ययों को पढ़ना है। प्रत्ययों से नए शब्द जो बन रहे हैं उन्हें याद रखना है, और अपने, ये ज़रूरी नहीं है कि यही शब्द हों, बहुत सारे शब्द और बन जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए नए शब्द बनाने की, ठीक है। आगे ख, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, जैसे आलू, श्रद्धा के साथ मैंने लगा दिया आलू, ठीक है। दयालु, कृपालु। इत के साथ पुष्पित, हर्षित, व्यथित। वान के साथ दयावान, धनवान, बलवान। क्लियर। आप उपसर्ग प्रत्यय को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स में आप कोशिश कीजिए कि कुछ शब्द अपने आप से आप बनाएं, शब्दांशों से, उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, दोनों की ही सहायता से आप अपने नए शब्द बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।